नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम साथियों बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पर, जो आप सभी के बीपीएससी 3.0 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार आप सभी थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। ईवीएस की अगर हम चर्चा करें तो आप सभी के 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और अगली बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2 में बात कर लें तो आप सभी से 15 क्वेश्चन ईवीएस के पूछे भी गए हैं। तो फिर से वही आपका सिलेबस है, तो सारी चीज़ें वही हैं, तो फिर से 15 क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो आप सभी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। और हम बात करेंगे आज जो क्लास होने वाला वह क्लास 6 होगा। अभी तक हम सभी ने क्लास जो 5 क्लासेस को देख लिया है, जो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड यह क्लास है। जो एनसीईआरटी, क्योंकि आयोग के द्वारा बोला गया है कि हम सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, यही सिलेबस है। कोई उस तरीके से सिलेबस आया नहीं है, बस सीधा सा बोला गया है कि ऐसा उन्होंने कह दिया है। और ऐसा आपके मेंशन भी हुआ है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इसे देखने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया गया है और क्लास 5th के एनसीईआरटी में ऐसा प्रश्न है। आप देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़ित प्राकृतिक गैस का घटक है? बेंजीन, मीथेन या पेंटेन या फिर उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस का घटक होगा? बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा, क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? तो संपीड़ित कह रहा है, संपीड़ित आपका प्राकृतिक गैस का घटक कह रहा है, वह मीथेन होगा। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी ऑप्शन। ऐसा हुबहू लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी की बुक में। जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि हम सभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वह उसी बुक का एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया गया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि कोई एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर बनाए तो हम चीजों को कर ले जाए। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का घटक है वह मीथेन। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस मीथेन ओजोन द्वारा निर्मित नहीं है? मीथेन ओजोन के द्वारा निर्मित नहीं है। करा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? कौन सा इसे मीथेनोजेन द्वारा निर्मित नहीं है, वह कौन सा होगा? आपका ऑप्शन संख्या ए, ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा भैया? ऑक्सीजन नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, सीखिए कुछ। आगे नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन क्यों है? करेक्ट, यह बहुत कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है। इससे पर्यावरण कम प्रदूषित होता है। करेक्ट, या कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। केवल ए, केवल बी, केवल सी या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? तो हम जानते हैं सीएनजी की बात करें, सीएनजी एक क्या है? स्वच्छ ईंधन क्यों है? क्योंकि यह क्या करता है? सारे के सारे इसमें आपका राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है, इससे प्रदूषण कम होता है, सही है। या फिर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी। पूरे के पूरे इसमें से राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, ध्यान देते हुए चलिए क्वेश्चन को। एक्सप्लेन कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन से आपको लाभ होने वाले हैं। एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे तो फिर इससे क्या होगा? क्लासेस बड़ी हो जाएंगी और इंटरेस्टेड क्लास नहीं लगेगा। इस वजह से हम कोशिश किए हैं कि आपको क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा कर दें, 50 प्रश्न, और एक्सप्लेन कम करेंगे और फटाफट आप क्वेश्चन को देखते जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। ऐसा नहीं पता है, सब पता है। लेकिन जब एससीईआरटी और एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो अंदर से फीलिंग होता है कि यार ईवीएस के क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो हम अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। आप कितना भी पढ़ते हैं उस तरह से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन जो आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जब सिलेबस में यही दिया गया है तो फिर इससे बाहर होगा क्या, इससे बाहर क्या आएगा। तो इसको आपको ध्यान दीजिएगा। ये आप एक तरीके से आपको भीतर से एनर्जेटिक करने के लिए आपको क्लासेस मिल रही हैं। क्लास इसका 3rd का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? मोम, एलपीजी, तारकोल या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा? इसका राइट ऑप्शन हम जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें से ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। क्या बनेगा? एक से अधिक आपका ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो हम जानते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होता है मोम भी आपका। इसमें बात करें एलपीजी, तारफीन, तो आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त, इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। श्रीनगर में हाउस बोट और बड़े घरों की छत पर
की गई नक्काशी को कहा जाता है? कह रहा मोटिव कहा जाता है, या पैनल बोला जाता है, या खत्म बंद बोला जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो हाउस बोट और बड़े घरों की छत पर की गई नक्काशी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। यह भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसा चीजें अगर पूछेगा एग्जामिनर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं किए तो फिर किसी हालत में आपका सही होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा सीधा लिखेगा हाउस बोट कहाँ चलता है? आपका जम्मू कश्मीर में। वैसे बात किया जाए हाउस बोट आपकी बात करें, इससे हाउस बोट और कहीं ना कहीं जो घरों बड़े घरों की छत है उस पर नक्काशी की जाती है, उसे खत्म बंद बोला जाता है। ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते 6 नंबर। श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष लकड़ी होती है जो दीवार से निकलती है। कह कि जो दीवार से निकलती है जिसे कहा जाता है लेखा या डोंगा, डाब, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की जो निकलती है, जो दीवार से निकलती है, ठीक है, एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, उसे कहा जाता है, हम सभी क्या बोलते हैं? उसे डाब बोलते हैं। क्या भाई? आप बोलते हैं डाब। इस बात को देखिए क्वेश्चन कैसा है, आपको कहीं देखने को मिलेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर। बक्करवाल लोग किससे बने घरों में रहते हैं? मिट्टी और चूना, या पत्थर और मिट्टी, या बांस, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहेंगे इसमें से क्या होगा? बक्करवाल लोग किससे बने हुए घरों में रहते हैं? वह मिट्टी और चूना नहीं, वह पत्थर और मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। ऑप्शन संख्या बी होगा, बांस से नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। बक्करवाल लोग जो किस रहते हैं वह पत्थर और जो बात किया जाए वह मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 8। बक्करवाल जनजातीय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र में रहते हैं इसे बताइएगा। बक्करवाल जनजातीय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? तो आप जानते होंगे इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रों में ये बक्करवाल अगर जनजातियों की बात करेंगे तो रहते हैं। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करना है। कि आपको ए और बी पर विचार करना है। मनाली में ढाल छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी में मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और दोनों सही है। ए और दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए आप कोशिश कीजिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो यह आपका बनता जो लद्दाख के क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में ऐसा होता है। कहां पर? लद्दाख के क्षेत्र में होता है, लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक है। तो मनाली में ऐसा नहीं होता, मनाली आपका नहीं होगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं बनेगा। ये चीजें गलत है, कंटेंट क्या गलत लिखा है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन गलत है। लेकिन मनाली में बारिश होती है, बहुत होती है, और बर्फ भी पड़ती है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपका ए सही, ए गलत है, लेकिन आर बी जो है सही। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए गलत है परंतु बी क्या है? सही है। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए। आगे चलते हैं। भाई साहब कह रहा कि डोंगा एक प्रकार का घर है या किन स्थानों पर पाया जाता है? तो डोंगा के बारे में हमने बताया था। डोंगा एक प्रकार का घर जो किन स्थानों पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, केरल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए बताइएगा क्या आपका राइट ऑप्शन। या डोंगा की अगर बात करेंगे तो एक प्रकार का घर है जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वह होता है भाई जब जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? डोंगा एक प्रकार का घर है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। एकदम हूबहू लाइन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का कलेक्शन है क्वेश्चन। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी क्लास 5th का एनसीईआरटी पढ़ने पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 11। भूकंप को मापने में प्रयोग की जाने वाली तीव्रता के पैमानों की सीमा क्या है? जो हम मापते हैं भूकंप के मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमानों की सीमा 1 से 12, 1 से 7 या 1 से 15 या उपयुक्त में से 1 से 2, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जो भूकंप को मापने का उपयोग की जाने तीव्रता के पैमाने की सीमा होती है वह 1 से 12 होती है। मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम अधिकतम 12 तक जा सकता है, और 12 आएगा तो इसका मतलब तबाही हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो भूकंप को मापने में उपयोग की जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा है 1 से 12 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है? कौन सा एक सुनामी आने का क्या कारण होगा? करा कि एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप या तरंगों को उठना, हवा का प्रभाव, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन हो सकता है? इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण होगा? सुनामी का एक कारण हो सकता है। सुनामी आने का एक कारण क्या है? एक रीजन क्या हो सकता है सुनामी आए? तो तरंगों का उठना नहीं भाई, हवा का प्रभाव कोई मतलब नहीं। एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप, इसी वजह से क्या होता है? सुनामी आता है। जब भूकंप निम्न क्षेत्र का आपका करेक्ट, एक निम्न स्खलन क्षेत्र में जब क्या होगा? उत्पन्न हुआ भूकंप आएगा तो सुनामी आने की चांसेस होंगे, और जब सुनामी आएगा तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बात करें प्रश्न संख्या 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। करा भूस्खलन, करा गड़गड़ाहट या फिर सुनामी, बाढ़ का भूकंप के कारण क्या हो सकता है? ए डी, ए बी, केवल सी डी, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 के लिए क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे तो विचार करना, भूकंप का क्या कारण हो सकता है? भूस्खलन सही है। आपका क्या? सुनामी ठीक है। बाढ़ आने के चांसेस होंगे, एकदम आएगा। तो गड़गड़ाहट ये सभी चीजें नहीं होगा, आपका बी तो नहीं बनेगा। आप कह सकते हैं भूस्खलन होगा, सुनामी आएगा, बाढ़ आ सकता है। आप ऐसा राइट ऑप्शन कहेंगे इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन कह सकते हैं। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है। तटीय आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाएं का सामना करते हैं? जो तटीय राज्य हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, किस वजह से, क्या कारण है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? चक्रवात या भूस्खलन, भूकंप, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहां पर या क्या होता है जी बताइएगा, इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या इसमें से हो सकता है राइट आंसर? प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर का कि जो तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किन कारणों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? वो अक्सर चक्रवात का कारण करते हैं। क्या है? अक्सर चक्रवात यहाँ पर आता है। अक्सर क्या होता है? हमेशा से इसमें यहाँ चक्रवात आता है। भूस्खलन कम होता है, भूकंप उतना नहीं है, लेकिन चक्रवात हमेशा से आता रहता है। आप देखते होंगे यार चक्रवात। तो ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता है, सामना करता हुआ? चक्रवात का। 15 नंबर, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो भूकंप के लिए किया जाता है एकदम, चक्रवात की गति मापने के लिए नहीं, भूकंप मापने के लिए एकदम सही है, वर्षा मापने के लिए नहीं। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से बी ऑप्शन। भूकंप को क्या करने के लिए? भूकंप को मापने के लिए होता है। और आपको पता है कि आपको जो 1 से 12 तक हो सकता है अंक है, और इसी पर क्या डिनोट किया जाता है? इसी पर डिनोट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं 101 पे मतलब मिनिमम एकदम होगा, और मैक्सिमम 12 तक आएगा तो जीवन पूरा खत्म हो जाएगा, धरती उलट पुलट जाएगा। आप कह सकते हैं सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वह आप कहेंगे भूकंप के मापने के लिए, और यह जो पैमाना होता है 112 अंक तक इस पर बने होते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16, भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? जहां भूकंप का उद्गम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊपरी केंद्र, या फोकस, या भूकंपी क्षेत्र, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप के उद्गम स्थल को हम क्या बोलते हैं? भूकंप के उद्गम स्थल को हम क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं ऊपरी केंद्र की बात करेंगे, जहां पर भूकंप आता है उसके ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे? ऊपरी केंद्र बोलेंगे। तो आपका सर भूकंप के उद्गम स्थल जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है वह आप कह सकते हैं फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। भूकंपी क्षेत्र, जितना क्षेत्र में भूकंप आया वो भूकंपी क्षेत्र हो गया। ऊपरी केंद्र की बात करेंगे तो ऊपरी केंद्र आप बोल सकते हैं जहां भूकंप आया उसके ऊपर के भाग को हम क्या कहेंगे? जब धरती है नीचे आपका भूकंप आया, और नीचे जब ऊपर आपका जो मेन उसका हेड होगा, उस पे उसका मेन जो पृथ्वी है, जो आपका बात सकते हैं जो पृथ्वी है उस पर जो ऊपरी भाग है वही क्या होगा? ऊपरी केंद्र होगा। फोकस जहां से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं 16 का बी ऑप्शन। 17, वायवीय या एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? करा भाई CO2 H2O, या फिर O2 प्लस H2O, या लैक्टिक एसिड, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 का क्या होगा?
तो हम जानते हैं वायु जिसे एरोबिक श्वसन की क्षमता में प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद जो बनता है CO2 और H2O बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम चरण में यह होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 नंबर, श्वसन की प्रक्रिया होता है, श्वसन की प्रक्रिया है उष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का क्या राइट ऑप्शन होगा? श्वसन की प्रक्रिया है। भाई श्वसन की प्रक्रिया क्या है? ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 18 में क्या आपका हो सकता है जी? प्रश्न संख्या 18 में क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? यहां पर यहां उष्माक्षेपी नहीं होगा, सिर्फ किसमें क्या ऑक्सीकरण है? क्या इसमें का उष्माक्षेपी जो ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ओके, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, उष्माशोषी ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होगा, श्वसन की प्रक्रिया व उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑप्शन संख्या इसका बी ऑप्शन। आप उष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया नहीं है, इसमें से जो राइट ऑप्शन उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन संख्या बी है। तो क्या होगा? 18 का बी ऑप्शन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है और सिर्फ ये सारी चीजें आपके पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है। नेक्स्ट आगे 19 नंबर, जब रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ जाता है, जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाता है तो श्वसन हो जाता है क्या? उथला और धीमा हो जाता है या धीमा और गहरा हो जाता है, तेज और गहरा हो जाता है? उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो क्या हो जाता है? जब सांद्रता बढ़ जाएगा तो क्या होगा जी? क्या होता है? CO2, जब रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ जाता है तो धीमा और क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। तो श्वसन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। आपको श्वसन जो है तेज, आपको श्वसन बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा, आप सांस सही तरीके से नहीं ले पाए, बहुत धीमे धीमे गति से लेंगे। जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाता है तो धीमा और गहरा हो जाता है। नेक्स्ट आगे 20 नंबर, सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वसित करते हैं तो कहा जाता है फेफड़ों में वायु की अवशिष्ट मात्रा शेष रहती है, या डायाफ्राम चपटा हो जाता है, या फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वसित करते हैं तो क्या होता है? प्रश्न संख्या 20 में क्या होगा? तो क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन जी? बेहतरीन क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वसित होते हैं तो उसे फेफड़ों में वायु की अवशिष्ट मात्रा शेष रहती है। क्या रहती है? उसकी मात्रा शेष रहती है। अवशिष्ट मात्रा क्या? फेफड़ों में वायु की अवशिष्ट मात्रा शेष रहती है, ऐसा बोल सकते हैं सामान्य श्वसन के दौरान जब हम उच्छ्वसित करते हैं तो। नेक्स्ट आगे 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? व्हेल में, या स्क्विड में, या क्लाउन फिश में, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गलफड़े किस में नहीं होते हैं? गलफड़े किस में नहीं होते हैं? हम जानते हैं वह जलीय जंतु है व्हेल, जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं। क्या है? गलफड़े नहीं होते। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चले 22 नंबर, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? डायाफ्राम, या ब्रांकियो, या ब्रोकाई, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से क्या होगा? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? पृष्ठ प्रदान करता है वह कौन सा होगा जी? तो हम जानते हैं फेफड़ों में कौन सा भाग गैसों में विनिमय को पृष्ठ प्रदान करता है, उसका नाम होगा कूपिका। उसका नाम क्या होगा? जो भाग प्रदान करता, पृष्ठ प्रदान करता है, उसका नाम है कूपिका। क्या प्रदान करता? कूपिका करता है। लेकिन आपके ऑप्शन में कूपिका है नहीं, ऑप्शन में कूपिका है नहीं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ई बनेगा। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। जब फेफड़ों में कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है उसको हम कूपिका बोलते हैं, लेकिन इसमें कूपिका ऑप्शन है नहीं, तो हम करेंगे डी, ई ऑप्शन। नेक्स्ट आगे करो वायुगतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है।
कहा कि या वायु और गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है, या जनन अंगों का विज्ञान है, या उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आपसे वायु गतिकी विज्ञान से आप क्या समझते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कौन सा राइट ऑप्शन होगा जी, इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। वायुगतिकी विज्ञान से आप क्या समझ, ये वह विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन को संबंधित है, नहीं। या वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है, ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा। क्या बनेगा, वायु की बात करेंगे, इसे हम कह सकते हैं वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है, या आप बोल सकते हो ऑप्शन संख्या बी। सी में कह रहा है या जनन अंगों का विज्ञान है, या जनन अंगों का विज्ञान नहीं है, वायुगतिकी विज्ञान गलत है, या सी डी भी गलत होगा, अपने आप में ई भी गलत है। तो राइट आंसर 23 का सीधा सा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 24 नंबर, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का, नाइट्रोजन का, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइएगा आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। वह गैस का उपयोग किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एकदम। CO2 का उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया, CO2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे तो और तेज आग लगेगा। ऑक्सीजन का जब हवा चलती है, देखते हैं ना, जब गर्मियों में हवा चलता है तो और तेज आग लगता है। इसका मतलब कहीं ना ऑक्सीजन जब ज्यादा मिलेगा तो आग तेजी से और तेजी से लगेगी। लेकिन जब आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा उतना आग लगने की संभावना कम रहेगी। तो आग बुझाने के लिए हम कह सकते हैं ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, या एक कदम स्वच्छता की ओर, क्या स्वच्छ भारत मिशन है, या निर्मलता या अभियान है, या सशक्त भारत मिशन है, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के चश्मे का लोगो और क्या नारा है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब चश्मा लगा है और लोगो लगा है और एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा है, या किस अभियान का है, क्या मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन, निर्मलता अभियान तो नहीं होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन संख्या ए। तो सभी का सभी और सभी गलत हैं, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। 26 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, जन्म दिवस पर, या महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, या महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है 26 नंबर का, क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ किया गया था, तो हम जानते हैं सुभाष चंद्र के 125वीं जन्म दिवस पर नहीं भाई, आपका गांधी जी के 100वें पर नहीं, तो महात्मा गांधी के 150वें क्या जयंती पर, जन्म दिवस पर किया गया था, इनके जन्म दिवस पर किया गया था। आप ऐसा बोल सकते हैं महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर किया गया था। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 27 नंबर, करा कि 776 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम आयोजित पहला और एकमात्र ओलंपियाड था। द डेलिकोस, द चोरिएट रेस, या द स्टेड, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 776 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो आयोजित पहला एकमात्र ओलंपियाड कौन था। बेहतरीन प्रश्न है 27 नंबर। इसे आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसे आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है जितना बार बार वीडियो को देखेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट, उतना आपके दिमाग में सेट होगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ पाए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक ही रास्ता है, उसे एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके जहां से आपको मिल रहा है, तो आप सभी इसे 1-2 बार रिकॉल कर लीजिए। जब लास्ट टाइम में 8-10 वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, या सीआरटी और एनसीईआरटी को जितना आप रिकॉल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आप कह सकते हैं 776 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो आयोजित पहला और एकमात्र ओलंपियाड था, उसका नाम था द स्टेड। आपका राइट ऑप्शन होगा सी, द स्टेड होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 28, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित होगा, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्लीकट्टू की बात हम करें तो किससे है, जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु से है, सीधा सा मतलब है, आप जानते ही हैं। तो जल्लीकट्टू किस राज्य से है, तमिलनाडु से, जिसमें बैलों की क्या होती है, लड़ाई होती है। और आपका सीधा सा 28 का ये ऑप्शन बन जाएगा, इससे आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह कंबाला रेस किस राज्य से संबंधित है। कंबाला रेस किस राज्य से संबंधित, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंबाला जो है रेस किस राज्य से संबंधित होगा। कंबाला रेस की बात करेंगे किससे होगा, वो आपका कर्नाटक से होगा। किससे, कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन संख्या सी। बेहतरीन क्वेश्चन है,
कंबाला रेस जो होता है वह कर्नाटक में होता है। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बनता है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बेहतरीन क्वेश्चन है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल? पुर्तगाल का, स्पेन का, हंगरी का, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांडों की लड़ाई आपसे पूछ रहा है किस देश का राष्ट्रीय खेल होगा। वह राष्ट्रीय खेल किसका है? स्पेन का है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल स्पेन का है। तो आप कह सकते हैं स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है कौन सा? सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई राष्ट्रीय खेल होगा कहां का? स्पेन का। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 31 पेरियार नदी पर बना बांध कौन सा है? मुल्ला पेरियार बांध, हीराकुंड बांध, नेयर बांध या नेयर बांध या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेरियार नदी पर बना बांध का क्या नाम है? पेरियार नदी पर बना बांध का क्या नाम है? तो हम जानते हैं उसका नाम मुल्ला पेरियार बांध है। ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। पेरियार नदी जो आप जानते हैं या केरल में, केरल की है ना, तो अब केरल की बात करें तो आपका पेरियार नदी पर बना बांध या मुल्ला पेरियार बांध होगा या केरल में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 31 का ये ऑप्शन। आगे थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से है? करा हथनी कुंड बैराज से है, करा कि भाखड़ाबाद से है या हरिके बैराज से है या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से है? तो हम कहेंगे हरिके बैराज से है। कहां से? हरिके बैराज से इसका उद्गम स्थान है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज से होता है। ऑप्शन संख्या इसका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इससे आप समझ लीजिए एनसीईआरटी की बुक का है। लोहड़ी जो त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहड़ी की अगर बात करेंगे तो हम मनाते हैं पंजाब में। लोहड़ी का पर्व हम जानते होंगे मकर संक्रांति के एक दिन का पहला जो 14 तारीख को मकर संक्रांति होता है तो 13 तारीख को लोहड़ी मनाया जाता है। और लोहड़ी या त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में? पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है। 33 का ए ऑप्शन। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा, भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो करा कि गैलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, करा ठगादी, कर्म, मोपिन या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलोंग जनजाति द्वारा, गैलोंग जनजाति इसे ध्यान दीजिएगा, जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेहतरीन है। प्रश्न संख्या 34 का वह कौन सा होगा? उसमें हम जानते हैं जो है त्योहार है ना, अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जिसको बोलते हैं मोपिन। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार जो गैलोंग जनजाति द्वारा बनाया जाता है वह मोपिन का त्योहार है। कौन सा? मोपिन का कृषि त्योहार है। मोपिन कृषि त्योहार है जो इसको गैलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर भारत में ठगाड़ी त्योहार कहां पर मनाया जाता है? देखेंगे मतलब कब मनाया जाता है ऐसा कह सकते हैं आप। मैं कह रहा है भारत में ठगाड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? प्रथम वर्षा में या फिर आपका कटाई के मौसम में, नववर्ष के प्रारंभ में, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ठगाड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? ठगाड़ी त्योहार नव वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है, नव वर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है भारत में ठगाड़ी जो है या त्योहार अगर हम बात करेंगे तो। नेक्स्ट आगे 36 नंबर कह कि बाजरे के बीजों की कीड़ों से बचाने के लिए उनके साथ कौन सी पत्तियां रखी जाती हैं? या बरगद के पत्ते या अगर पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे बाजरे के बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सी पत्तियां रखी जाती हैं? बेहतरीन है। 36 नंबर के लिए तो आपको पता होगा ज्यादा करके आप चाहे गेहूं में पहले का टाइम होता था, क्योंकि अगर हम नीम की पत्ती की बात करें तो कीटनाशक की दवा के रूप में यूज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बरगद के पत्ते का यूज नहीं करते हैं जो बाजरे के बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए, या तो नहीं होगा। पीपल का भी नहीं करते, हम नीम के पत्तियों को करते हैं। नीम के पत्ते बहुत कारगर हैं और आप जानते हैं रोग अगर कुछ रहे उसकी नीम की पत्तियों को, जैसे आप कहीं कभी कट जाता है, आपको चोट सा लग जाता है या कहीं आपको फुंसियां हो जाती हैं तो आप नीम की पत्तियों से धुलते हैं। तो इसका मतलब बाजरे के कीड़ों को, जो बाजरे के बीजों के कीड़ों से बचाने के लिए जो उसके साथ कौन सी पत्तियां रखते हैं? हम सभी जो है नीम के पत्ते को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
कौन सा युग्म इसमें से गलत है? कह कि कृमि खाद कह केचुए से, या खेत की खाद खेत के कचरे का, या हरी खाद रासायनिक यौगिक का, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 37 का क्या होगा? प्रश्न संख्या 37 का क्या होगा? आप जानते हैं क्या? आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हम कृमि खाद तो केचुआ सही है, खेत की खाद खेत की खाद, हरी खाद के बाद रासायनिक यौगिक, तो हरी खाद रासायनिक यौगिक नहीं। आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी ही आपका करेक्ट आंसर है। गलत युग्म का चयन करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की बात किया जाए, आगे हम चलते हैं। जो उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद कौन सी है? हरी खाद का, नीले हरी शैवाल का, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर खेतों की खाद को, या फिर आप कह रहे हैं उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैव उर्वरक के रूप में माने जाने वाली खाद कौन सी है? जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद कौन सी है? तो हम जानते हैं जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद है नीले हरे शैवाल। क्या है? नीले हरे शैवाल इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? नीले हरे शैवाल आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, हम सभी आगे बात करेंगे आपके सामने प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 की बात करें, इसे ध्यान दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 के लिए आपका कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए यह क्वेश्चन भैया यह आपके बीपीएससी के क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पुरुष वर्ग का पेपर हुआ था। पुरुष वर्ग का पेपर हुआ था, उसमें पुरुष वर्ग का पेपर हुआ था, जो आप जानते होंगे 24 अगस्त को हुआ था। 24 अगस्त 2023 को हुआ था। और यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया। कहां से है? यह एनसीईआरटी के बुक का है। एनसीईआरटी के बुक का हूबहू यही क्वेश्चन है, आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक का है। और आपके क्लास की बात करें, क्लास 5th की बुक का है। क्लास 5th की बुक का है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू यही ऑप्शन देखेंगे और यही एकदम प्रश्न देखेंगे। पादप मेढक सांप, पादप हिरण शेर, उपयुक्त पादप खरपतवार मछली, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 39 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? इससे आप लोग देखिएगा क्या इसमें से आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आप लोग देखिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। जी, यहां पर जो आपने देखा था, यहां पर देख रहे होंगे आप, यहां पर जी, यहाँ पर आपका भौतिक नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं ना, रासायनिक नहीं कर सकते। यहां पर आप लिख सकते हैं इसके स्थान पर भौतिक जो है, भौतिक यौगिक है ना, भौतिक यौगिक, जी भौतिक यौगिक है। इससे आप लोग ध्यान दीजिए, भौतिक यौगिक है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम सभी, तभी वह गलत हुआ था। इसमें ध्यान दीजिएगा, करा कि जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व पादप मेढक सांप नहीं, पादप हिरण शेर एकदम सही है। पादप हिरण शेर होगा। तो पादप क्या है? उत्पादक है। पादप क्या है? उत्पादक है। हिरण क्या है? शाकाहारी है, प्रथम उत्पादक है। शेर की बात करें द्वितीयक में रख सकते हैं और तृतीयक में रख सकते हैं। उसका देखिए, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक के बाद आपके मांसाहारी आने शुरू हो जाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता तो हमेशा से शाकाहारी होता है। हिरण आपका क्या है? शाकाहारी। पादप क्या है? आपका उत्पादक ही है, या तो उत्पादक का काम करेगा या उत्पादक का काम करेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा सीधा सा, वह राइट ऑप्शन आप कह सकते हैं, आपका राइट ऑप्शन उत्पादक इसे बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी भैया आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे है, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता जाता है। कह कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच में अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। कह ऊर्जा के प्रभाव को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 40 नंबर का क्या होगा? प्रश्न संख्या 40 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, यहां पर आपने सुना होगा खाद्य श्रृंखला की बात करें तो आपको यह सुना होगा भाई साहब 10% लिंडेमान का थ्योरी आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता है। तो निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर जाएगा ना, तो जैसे प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक जाएगा, तो बढ़ता नहीं है, कम होता है। कितने परसेंट? हमेशा से 10% ही ट्रांसफर होगा, कब बढ़ता नहीं, कम होता है। ऐसा आपका कम होता जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप।
बढ़ता नहीं। तो हमेशा से जैसे 10% होगा, जब आपका उत्पादक है, उत्पादक से निकलेगा तो प्राथमिक उपभोक्ता पास जाएगा तो सिर्फ 10%, उसका 10%, उसके आगे 10%, उससे 10%, तो हमेशा से घटता जाएगा। लिंडेमान का थ्योरी था। तो आप ऐसा कह सकते हैं ऊर्जा का जो स्तर है वह निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर जैसे बढ़ेगा वह कम होता जाएगा। ऑप्शन संख्या इसका, क्योंकि यही गलत है, और जब यही गलत है तो यही सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। तो निम्न जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, तो सही है। ऊर्जा के प्रभाव को समझने के लिए पोषक संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, एकदम सही है। यह आपको मैंने बताया ना, यह प्रभाव को समझने के लिए पोषक संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का क्या होना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वैसे आपको उत्पादक के प्राथमिक, प्राथमिक के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, फिर इस बार आपका घटक आ जाता है। तो हर चरण पे आप घटक का काम करता है। आप बार्जक जो होता है, सड़े जो आपको जो जीव जंतु मर जाते हैं उस मार्जक खाता है, लेकिन आप घटक क्या होता है उसको मिलाने का, चक्र में घुमाने के काम करता है, जिससे मिट्टी में मिलाने का काम आप घटक करता है। इसमें से आपका हो सकता है वह जीवाणु है और आप कह सकते कवक है, ठीक है। ये सारी चीजें 40 का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आगे 41 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में अब घटक को कहा जाता है, एक खाद्य श्रृंखला में अब घटक को क्या कहा जाता है, निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता या पुनर्चक्रण करता, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्माता को हम क्या बोलेंगे, निर्माता को हम बोलेंगे उत्पादक, निर्माता को उत्पादक बोलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता को हम शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। और यहीं पर आप जानते होंगे भाई साहब, जो पुनर्चक्रण का काम करता है वह जीवाणु काम करता है, जीवाणु कवक काम करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पुनर्चक्रण का काम करेगा अब घटक। अब घटक क्या काम, अब घटक का काम, या अब घटक एक तरीके से है क्योंकि मिट्टी में मिलाएगा, फिर से उत्पन्न होगा, फिर उसका निर्माता बनेगा, और निर्माता बन के फिर से चक्र में घूमता रहेगा। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है। तो 41 का जो होगा, 41 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे 42 नंबर, पेड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित जंगल और पेड़ों के बेंच हैं या उत्तर पूर्व भारत में ही पाए जाते हैं। वे धार्मिक मान्यता से जुड़े हैं, केवल ए, केवल बी, केवल सी, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 नंबर का क्या राइट ऑप्शन, बहुत अच्छा प्रश्न है। 42 में क्या राइट ऑप्शन बन सकता है, प्रश्न संख्या 42 का क्या राइट ऑप्शन होगा जी। इसमें से क्या होगा, पेड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित जंगल और पेड़ों से बेंच है, ठीक है, सही है। वह स्थानीय लोगों द्वारा या क्या बेंच है, ठीक है, या उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, या उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं, यह भी सही है। वे धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, तो हो सकता है धार्मिक मान्यताओं से जोड़ सकते हैं आप पेड़ों को, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या डी है, ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो धार्मिक मान्यताओं, जैसे पीपल का पेड़ है, धार्मिक मान्यताओं का कि भाई पूजा करना चाहिए, शंकर भगवान इसमें रहते हैं, तो एक तरीके से धार्मिक मान्यताओं का से जुड़े होते हैं। और जब उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं तो ज्यादा करके पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे, ज्यादा करके उत्तर पूर्व में मिलेंगे, उत्तर पूर्व में ही ज्यादा करके आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट है 43 नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है। उस कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या होगा, न्यूनतम विविधता या न्यूनतम उत्पादकता या अधिकतम जैव विविधता, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या होगा, प्रश्न संख्या 43 नंबर। उस कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या होगा, क्या अधिकतम जैव विविधता होगी, एकदम सही है। अधिकतम क्या होगा यहाँ पर, अधिकतम जैव विविधता होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब जहां बारिश, गर्मी ज्यादा तो बारिश ज्यादा, जब गर्मी ज्यादा तो बारिश ज्यादा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकतम जैव विविधता होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन संख्या सी है। वंशानुक्रम क्रम की मूल इकाई क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, जीन, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का क्या होगा, आप जानते हैं वंशानुक्रम का मूल इकाई क्या बोला जाता है, वैसे जीन बोलते हैं, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 नंबर, यदि कोई जन को, यदि कोई आपसे सामने कराए, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी है, दो जनकों का रोग जो रक्त समूह का रक्त समूह की खोज किसने किया था, समूह लैंड स्टीनर ने किया था, स्टीनर ने 1901 ईस्वी में, इससे आपको पता होगा। वहीं पर रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि दो जनकों का रक्त समूह ए बी हो तो उसके बच्चों का संबंधित रक्त क्या समूह हो सकते हैं, ए और ओ, ए और ए बी, या ए की केवल बी, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है 45 नंबर के लिए, तो हम कह सकते हैं, या कोई निश्चित थोड़ी ना है कि ए जिसका जो दो लोग का है ए और बी है,
जिसमें करा कि ये दो जनकों का रक्त ए और बी ए बी है जो जिसे बोलते हैं हम सर्वग्राही बोलते हैं, जिसे सर्वग्राही बोलते हैं, जब सर्वग्राही रक्त बोला जाता है। ए बी है, दो जनों के रक्त समूह ए बी है, तो उसके बच्चों के संबंध क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए और ओ ए और ए बी भी हो सकता है। तो आपका केवल बी भी हो सकता है, तो ए तो नहीं बनेगा, या तो ए हो सकता है लेकिन ओ नहीं होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि दो इसमें से सही है, तो इसका राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। क्या बनेगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने किया था? फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जेम्स डेविड वाटसन ने, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने किया? 46 नंबर के लिए तो किसने किया था? जिसको हम जानते हैं अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल इसकी खोज करता है। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल, आपका राइट ऑप्शन बी बनेगा। 47 नंबर, पोलियो माइलाइटिस का माइलाइटिस किसके कारण होने वाली एक घातक संक्रामक रोग है? कीड़ से, या कीड़ से होगा, प्रोटोजुआ से, वायरस से, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आपसे पोलियो माइलाइटिस किसके कारण से होने वाला एक संक्रामक रोग है? तो भाई साहब किससे होता है? वह आपको पता होगा कि वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। ऑप्शन संख्या इसका सी ऑप्शन संख्या सी बनेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, पोलियो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। किशोर वायु के दौरान देखा जाने वाला एक सामान्य पोषण संबंधी न्यूनता की विकार क्या है? कैल्शियम न्यूनता, या जिंक न्यूनता, या आयरन न्यूनता, अरक्तता, या उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे, क्वेश्चन बेहतरीन है। किशोर आयु के दौरान, जब बच्चा किशोर होता है, मतलब 12 से 18 वर्ष के आसपास होता है बच्चा, तो किशोर आयु के दौरान देखा जाने वाला सबसे सामान्य पोषण संबंधी न्यूनता विकार कौन सा होता है? मतलब सबसे कम न्यूनता, क्या इसमें कमी आ सकता है? कैल्शियम न्यूनता नहीं, जिंक न्यूनता नहीं, आयरन न्यूनता, अरक्तता बन सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे तो आपको हूबहू लाइन टू लाइन चीजें मिल जाएंगी। क्या लाइन टू लाइन चीजें आपको मिल जाएंगी? आपका 48 का सीधा सा आपका भाई साहब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में पानी की आपूर्ति का इष्टतम स्तर होता है और कम दबाव पर चलने वाली लचीली पाइपों को एक प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है? फेरो विधि, या फिर रिसाव विधि, या स्प्रिंकलर सिंचाई, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन है। यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की सिंचाई पद्धति, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में पानी की आपूर्ति का इष्टतम स्तर मतलब आप कह सकते हैं इष्टतम स्तर होता है और कम दबाव पर चलने वाले लचीले पाइपों को एक प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हम जानते हैं उसमें से रिसाव जो है, रिसाव सिंचाई बोला जाएगा उसे, रिसाव सिंचाई आप बोल सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट आगे करें, यदि फसल के मौसम में जब नदी में प्रवाह कम होता है, देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, कह रहा कि यदि फसल के मौसम में जब नदी में प्रवाह कम होता है तो सिंचाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? संग्रहण विधि, या प्रत्यक्ष सिंचाई, या कुओं द्वारा सिंचाई, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि फसल के मौसम में जब नदी में प्रवाह कम होता है, जब नदी में प्रवाह कम होता है मतलब पानी नदी में कम होता है, तो हम सिंचाई के लिए कौन सी विधि को अपनाते हैं? कौन सा होगा? कौन से विधि को अपनाएंगे हम सभी? वह संग्रहण विधि को अपनाते हैं। क्या? संग्रहण विधि को अपनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से लाइन उठा के पूछेगा, फिर आपको जवाब देना ही देना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यदि फसल के मौसम में जब हम नदी में पानी कम होता है, प्रवाह कम होता है, तो सिंचाई के लिए कौन सी विधि को अपनाते हैं? वह संग्रहण सिंचाई विधि को अपनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा सभी साथियों को। बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, मुझे विश्वास है कि आप सभी सीख रहे होंगे, क्योंकि आज बात करें तो आपका एनसीईआरटी का जो था, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी का हम चर्चा करें, एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 जो पूरी तरीके से एंड कर दिया गया है। अब आपकी क्लासेस एससीईआरटी की होंगी, किसकी होंगी? एससीईआरटी की आपकी प्रोवाइड होगी। एससीईआरटी क्लास 3,
345 जो बिहार से बात करेंगे, बिहार सरकार की बुक है, बिहार सरकार की जो बुक है उसका एससीईआरटी स्टेट का लेवल का होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो अब हम एससीईआरटी पर चर्चा करेंगे क्लास 3, 4, 5 के, और क्लास 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी की बुक था उसका पूरी तरीके से आपको 6 क्लास में सिक्स क्लास में आपको एससीईआरटी के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको प्रोवाइड किया गया है। एससीईआरटी के क्वेश्चन अब आपके सामने होंगे अगली क्लास से, और आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो आपको लगभग और बात किया जाए तो अभी 4-5 वीडियो और आपको मिलेंगे जो आपको पूरी तरीके से एससीईआरटी को, बिहार एससीईआरटी की बुक होगा, और बिहार एससीईआरटी की बुक को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बिहार एससीईआरटी की बुक में आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या थोड़े थोड़े साइंस के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, साइंस के जो है क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और ये आपके ईवीएस के प्रश्न तो होते ही हैं, ईवीएस के प्रश्न होते ही हैं। और आपको इस तरीके बहुत अच्छा बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है एससीईआरटी का वहाँ का, और उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में क्या करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सीखिए, जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कोशिश कीजिएगा बताने का। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।